नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जिस टीवी में हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आज बात होगी योगी सरकार की, जो कि छात्रों के गुस्से के आगे झुक गई है। क्या है पूरा मसला, क्या है पूरा विवाद, शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। तो यूपी में फिर दिखा है छात्रों का गुस्सा, फिर भड़के हैं छात्र। सड़क पर लगातार विरोध प्रदर्शन उग्र होता हुआ, तेज होता हुआ, और फिर खबर सामने आई कि योगी सरकार छात्रों के गुस्से के आगे झुक गई है। कहीं ना कहीं यूपी पीएससी के प्रति जो नाराजगी देखने को मिल रही थी, उस नाराजगी को भांपते हुए एक शिफ्ट में परीक्षा के आयोजन पर राजी हो गया है उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग। आखिर इस बर्ताव के पीछे का क्या जो है कारण है, या फिर योगी सरकार की सरकारी नौकरियों में भर्ती के प्रति नीयत पर सवाल क्यों खड़े किए जाते रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में इन सभी सवालों को समझेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट हम चाहते हैं कि पहले अपने दर्शकों के सामने रखें। एक नज़र आप अपने टीवी स्क्रीन पर दौड़ाइए कि ये विवाद जो है, असल में नॉर्मलाइजेशन, इस शब्द का क्या ये पूरा विवाद है, उसको भी हम अपनी स्ट्रेट टॉक के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि छात्र इस नॉर्मलाइजेशन पर क्यों चिढ़े हुए हैं, क्यों गुस्सा है, उनको योगी सरकार की नीयत पर क्यों शक है कि जब भर्ती परीक्षाएं निकाली जाती हैं तो कुछ इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन क्यों अप्लाई कर दिए जाते हैं जो कि युवाओं को अपना विरोधी नजर आने लगते हैं। और एक शिफ्ट में परीक्षा की मांग पर अड़े छात्र, और आखिरकार जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसने उनकी मांग मान ली है कि एक शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन होगा। हालांकि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। एक बड़ी बात यह भी है कि पीसीएस प्रीलिम्स और एआरओ की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। कहीं ना कहीं सरकारी भर्ती में एक बार फिर से ये जो टाल मटोल वाला रवैया है, इसको कहा जा सकता है, और विपक्ष भी लगातार हमलावर है इस पूरे मुद्दे पर। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है योगी सरकार? विपक्ष पर आरोप लगा रही है सरकार की वो छात्रों को उकसा रही है। क्या छात्रों के गुस्से के पीछे राजनीति का हवाला देकर सरकार अपनी नाकामियों को या फिर अपने तथाकथित बैड इंटेंशंस को छिपाने की कोशिश कर रही है? हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, ये उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ युवा हल्ला बोल के प्रशांत कमल जी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरि जोशी सर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत प्रशांत जी आपसे ही करना चाहती हूँ। ये जो डेवलपमेंट हो गया कि लगातार गुस्सा दिखाया, छात्र जमे रहे, अड़े रहे, उसके बाद ये फरमान आया कि चलिए एक शिफ्ट में तो परीक्षा हम करवा देंगे, ये आपकी मांग हम मान लेते हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या ये बड़ी राहत छात्रों को जो कि प्रदर्शन लगातार कर रहे थे? देखिए, इसका मैं दो हिस्से में जवाब दूंगा जी। एक तो जो ये भाजपा का जो एक टिपिकल स्टाइल है कि कोई भी सवाल जब आप सरकार से करेंगे, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो मजदूर हो, इनका एक टिपिकल पैटर्न है इसको कैसे डील करें। सबसे पहली कोशिश ये रहती है कि अगर सवाल उठा तो आप विक्टिमाइज करते हैं। पहली बात तो आप कहेंगे नहीं है को जो है विपक्ष पार्टी ने गुमराह किया है, इनको ये किसान, ये असली किसान पेट में धान लगा रहा है, इस तरह की बातें करेंगे। अगर आप नहीं मानते हैं, वहां पे अपनी मांग को लगातार जारी करते हैं, तो करते हैं, टोटल रिप्रेशन करने की कोशिश करते हैं, तभी आप मानते हैं तो आकर के जी। प्रशांत जी आपकी आवाज टूट तक प्रशांत जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, टूट कर आ रही है। तो मैं कोशिश करूंगी कि अगली कड़ी में जब आप बातचीत रखें तो आप अपने जो इंटरनेट है उसको एक बार चेक कर लीजिए। इस बीच में हरि जोशी सर के पास जाना चाहूँगी। हरि जोशी सर, योगी सरकार जो कि लगातार स्टार प्रचारक हैं सीएम योगी, और महाराष्ट्र और झारखंड में दनादन रैलियां कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश का युवा जो है उनसे नाराज है, उनकी सरकार की कार्यशैली से नाराज है। युवाओं की इस नाराजगी या फिर युवाओं में जो हताशा देखने को मिल रही है, खास करके इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर, इसकी असल वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, असल वजह उसकी बेरोजगारी है जी। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी रोजगार सृजन करने में असफल साबित हुई है।
जी। इसमें ये बिना संदेह के ये बात मैं कह रहा हूं और ये मेरी स्पष्ट ओपिनियन है। ये फैक्ट है, ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। जी। और जिस तरीके से वो कारगुजारियां देखने को मिलती रही हैं, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी नौकरी के लिए एग्जाम हो, वो छोटी नौकरी हो बड़ी हो, तो उसके पर्चे लीक हो जाना, उसके एग्जाम रद्द हो जाना, और ये एक नियमित है ताकि वो सीटें भरनी ना पड़े। ये आरोप लगातार उन पर लगते रहे। और इसके अलावा अगर पेपर लीक होता है तो ये नैतिक जिम्मेदारी भी है और हर तरह से जिम्मेदारी सरकार की है और उस संस्थान की है जो पेपर आयोजित कर रहा है। लेकिन किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है हम सब जानते हैं। सबसे पहले नैतिक आधार पर तो इन लोगों को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। जी। अगर लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, देखिए ऐसा है कि अगर ये घटनाएं नियमित तौर पर हो रही हैं, एक दो घटनाएं, देखिए सारी सरकारों में, कांग्रेस के जमाने में भी होता था, उससे इधर उधर भी पेपर लीक हो जाया करते थे, पैटर्न अलग होता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि लगातार पेपर लीक हो और लगातार पेपर आउट हो, और खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं जी, जो ये दो श्रेणियों में है। क्षमा कीजिएगा, दो श्रेणियां हैं। एक तो यह कि जहां डायरेक्ट नौकरियां हैं, जी, नौकरी मिलनी है और नौकरियां हैं नहीं, नौकरियां देनी नहीं है और नौकरियां देने की नीयत नहीं है। हो सकता है इसके पीछे एक वजह ये हो कि शिक्षा का जो लगातार ये लोग दुकानें खोल रहे हैं और शिक्षण संस्थान बंद कर रहे हैं। 36,000 अभी प्राइमरी शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं, प्राइमरी स्कूल बंद किए गए हैं। तो ये हो सकता है कि मंशा ये हो कि इनको पढ़ा लिखा के करेंगे क्या। अगर ये पढ़ लिख गए तो ये भक्त नहीं रहेंगे, और भक्त अंधभक्त होता है, फिर अंधभक्त नहीं रहेंगे। फिर हमारा झंडा उठाकर शोभा यात्रा में और कांवड़ यात्रा में कौन चलेगा अगर देश शिक्षित हो गया तो। वहां तो अशिक्षितों की फौज चाहिए। और ये देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इसके लिए और ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि लोग अनपढ़ रहें, वो उपमंडूक रहे। तो देखिए, सत्ता दो तरीके से काम कर रही है। एक तरीके से शिक्षण संस्थानों का इन्होंने बहुत अवमूल्यन कर दिया है, वो चाहे प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हो या वो विश्वविद्यालय स्तर पर मामला हो जहां नियुक्तियां जो है संघ की पर्चियों से होती है। इसके अलावा नेहा जी, आप देखेंगी कि इन शिक्षण संस्थानों के अलावा जो नौकरियां हैं वो सरकार के पास जो रिक्तियां हैं वो रिक्तियां भरना नहीं चाहती है। क्यों नहीं भरना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सरकार को बताना चाहिए कि वो रिक्तियां क्यों नहीं भरना चाहती है, क्यों रोजगार नहीं देना चाहती है। आप नारेबाजी के जरिए काम नहीं कर सकते हैं। आप कहें कि बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे, छात्रों ने बता दिया जी कि एकजुट रहेंगे, बटेंगे नहीं और कटेंगे भी नहीं, एकजुट रहेंगे और हम न्याय लेंगे। और न्याय देना पड़ा जी, उनकी मांग माननी पड़ी। पर क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय है? नॉर्मलाइजेशन का जो विवाद है उस पर सवाल अभी भी जो है बरकरार है। देखिए, ऐसा है कि वो नॉर्मलाइजेशन का जो सवाल है वो सुलझाना ही पड़ेगा। फिलहाल सरकार की सत्ता की मजबूरी है, पार्टी की मजबूरी है कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और ये दोनों राज्य जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना बहुत महत्व रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां हालत अच्छी नहीं है, वहां वो के पास गिनाने के लिए कोई उपलब्धियां नहीं है, वहां उन्हें दिखाने के लिए कोई अपना कार्ड नहीं है, रिजल्ट कार्ड नहीं है उनके पास में। उनके पास में सप्लीमेंट्री मार्क्स भी नहीं है उस रिजल्ट कार्ड में। तो ऐसी स्थिति में जो उनके पास में विकल्प है वो यही विकल्प है कि एक आईटी सेल के जरिए किसी भी तरह से सत्ता पक्ष जो विपक्षी हैं उनको आप बदनाम कीजिए, और दूसरा उनके पास जो अस्त्र है वो वही है कि सांप्रदायिकता फैलाइए, वैमनस्य फैलाइए, विभाजन कीजिए। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। जैसे मुझे आज स्वयं को पत्रकार कहते हुए शर्म आती है
क्योंकि पत्रकारिता का जो अवमूल्यन हुआ है उसमें मैं बहुत अपोलाइज, मुझे कोई अगर मेरा परिचय कह के कराता है कि ये पत्रकार है तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि जैसे मुझे कुछ ऐसी बात कह दी हो जो मुझे नागवार गुजर रही है जी। देखिए, प्रधानमंत्री जब प्रधान द्वेषक बन जाए, प्रधानमंत्री जब प्रधान विभाजक बन जाए, ऐसी स्थिति में नेहा जी और मैं अगर कुछ बोल ना सकूं, लिख ना सकूं, कह ना सकूं, तो फिर मैं ये पत्रकारिता क्यों कर रहा हूं? बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक। ये कोई भी निडर पत्रकार के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है, खास करके जब से केंद्र में एनडीए सरकार आई है तब से भारत की जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी विश्व के इंडेक्स में लगातार नीचे रैंकिंग में जा रही है। ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन मौजूदा प्रश्न ये है कि छात्र लगातार उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार से आहत, नाराज दिख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी जो है वो अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बेरोजगारी भत्ता जो है लगातार बढ़ाती जा रही है, राज्यवार बढ़ाती जा रही, इसका इजाफा करती आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ डबल इंजन वाले प्रदेशों में जो रोजगार की स्थिति है, जो भर्ती परीक्षाओं की स्थिति है, या फिर जो भर्ती संस्थाओं की स्थिति है, ये भी लगातार बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है सरकार की नीयत पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और लौटेंगे अपने सवालों के साथ। कोशिश करेंगे कि समझ सके कि आखिर गलती जानबूझकर हो रही है या फिर जो इम्प्रोवाइजेशन है, यानी कि शिक्षा संस्थानों में जो सुधार की प्रक्रिया है या फिर भर्तियों में सुधार की जो प्रक्रिया है उसके नवीनीकरण में ये गलतियां हो रही हैं, या फिर ये जो सुधारीकरण की प्रक्रिया है ये अभी सही से छात्रों को समझ में नहीं आ रही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार के खिलाफ छात्र इतने नाराज क्यों दिख रहे हैं। वो सड़क पर 3 दिन तक लगातार जमकर प्रदर्शन करते रहे, उसके बाद जाकर एक मांग मान ली गई। हालांकि जो दूसरी भी एक अहम मांग है और सवाल भी है कि नॉर्मलाइजेशन, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, और कहीं ना कहीं जो मूल्यांकन की स्थिति है उससे भी समझौता करती सरकार नजर आ रही है। इन सभी सवालों के साथ आइए स्ट्रेट टॉक आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रशांत कमल लगातार जुड़े हुए हैं युवा हल्ला बोल से। प्रशांत जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या इन भर्ती परीक्षाओं में दिन पर दिन बढ़ते आवेदकों की संख्या ने मजबूर किया सरकार को कि 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन करवाना पड़ा, और कहीं ना कहीं चूक हो गई सरकार से? इस जो है बेनिफिट ऑफ डाउट क्या आप देना चाहेंगे योगी सरकार को? नहीं, देखिए, ये अभी भले पब्लिक डोमेन में पहली बार आई हो ये बात, चूंकि अपने देश तभी होता है जब कोई बड़ा प्रदर्शन हो जाए, जब कोई बड़ा बवाल खड़ा हो जाए, तब जाकर के ये चीजें बाहर आती हैं। नहीं तो जिसका प्रॉब्लम है वो अपना झेलते रहो, किसी को कभी नॉर्मलाइज का मसला कोई आज पहली बार नहीं उठा है। इससे पहले भी कई एग्जाम्स हुए हैं जिसमें अलग अलग पालियों में एग्जाम हुए हैं और नॉर्मलाइजेशन हुआ है और रिजल्ट आया है। लेकिन जब रिजल्ट आया है तो उसमें भारी तादाद में विसंगतियां आई हैं, उसमें दिक्कतें आई हैं, और लगातार छात्रों ने, हम लोगों ने लगातार इसके लिए आवाज उठाई है। लेकिन किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि जिस देश को युवाओं का देश कहा जाता है उसमें युवाओं के संकट के बारे में चर्चा करें। न सत्ता में बैठे नेताओं को फुर्सत है, ना अधिकारियों को फुर्सत है, ना जिसको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जिसको मैं मनी स्ट्रीम मीडिया कहता हूं, ना उनके पास ये क्षमता है, क्योंकि एक अलग तरह का पूरा मामला ही बन गया। उनको कोई एक अलग चर्चा करनी है जिसको सुनने वाले का एक अलग बड़ा वर्ग है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा जी। ये कोई चूक नहीं। जिस देश में ये हो रही हो, सब बड़े नेता अपने को कहने वाले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये कह रहे हो कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, यानी इस विशाल देश में इतनी क्षमता है कि एक बार में सारे राज्यों की सारे जो है देश का चुनाव हो सकता है। उसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास, एक राज्य में एक छोटी परीक्षा करवाने के लिए इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो लफाजी क्यों करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन का? प्रक्रिया अलग है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो दोनों में चाहिए। अगर इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इसको डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी है? दूसरी बात, ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है पूरा,
अवैज्ञानिक है, इसको बच्चा भी समझ सकता थोड़ा सा है। प्रशांत जी, आप नॉर्मलाइजेशन अलग-अलग का पेपर प्रोसेस मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा इसको आसान बनाइए कि नॉर्मलाइजेशन आखिर ये पूरा विवाद है क्या, और छात्र इसके विरोधी क्यों है। बात सिंपल सी है कि भाई एक एग्जाम है, एक एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, तो उसका सेट क्वेश्चन का अलग अलग बनेगा। जी। सेट अलग बनेगा तो ऑब्वियसली उसका डिफिकल्टी लेवल अलग हो जाएगा। डिफिकल्टी लेवल अगर अलग होगा तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए ये कहते हैं कि डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हम मार्किंग करते हैं। अब एक बात बताइए, अगर कोई सवाल इतिहास का है, करंट अफेयर्स का है, एक सवाल ये पूछा गया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, और दूसरा सवाल ये पूछा गया कि 1945 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो क्या आप बता सकते हैं इसमें कठिन कौन है? लेकिन हमारे अधिकारी या हमारे जो स्मार्ट लोग बैठे हैं वो पढ़ देते हैं और अपने हिसाब से। ये तो बेवकूफी भरा बात है ना। आप कैसे डिफिकल्टी लेवल तय करेंगे? तो डिफिकल्टी लेवल तय नहीं हो सकती है, इसलिए जो है बिल्कुल अवैज्ञानिक है। तो उसमें जो है विसंगतियां आ जाती है रिजल्ट में, और छात्रों में असंतोष होता है, सिस्टम पर से विश्वास हटता है। इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि उसका एक बार इतने स्कूल हैं, इतने विद्यालय हैं, आप तो विश्वगुरु बनने वाले हो, आप एक एग्जाम नहीं ले पा रहे। ये कौन सी बड़ी मांग थी हमने? ये कौन सी मांग जो योगी जी का किसी ने मांग? अरे भाई, आपसे नौकरी तो नहीं दिया जा रहा है, वैकेंसी नहीं निकाली जा रही, लेकिन जो वैकेंसी आप निकाल रहे हैं, जो परीक्षा ले रहे हैं, वो आप फेयर और टाइम बाउंड तरीके से दो। इतनी सी तो मांगा है जी। तो इसमें कौन बड़ी बात हो गई? जी। तो यही मसला है जी। और दूसरी बात जो जोशी साहब एक बात कह रहे थे कि सरकार को बताना चाहिए कि नौकरी और रोजगार सृजन क्यों नहीं कर पा रहा। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि अक्षमता है सरकार, कोई भी सरकार अगर चाह लेगी तो वो रोजगार सृजन कर लेगी, लेकिन हर सरकार की अपनी एक प्राथमिकता हो। सरकार की प्राथमिकता ये है कि जो अपन में अडानी अंबानी जैसे जो 3-4 लोग हैं, उनको उनकी मदद की जाए और उनकी मदद से व्यापार बने और व्यापार के मदद से सरकार बने, यानी सरकार की मदद से व्यापार और व्यापार से मदद से सरकार। ये इनका एक विशियस साइकिल आम लोगों के लिए विशियस साइकिल है और उनके लिए वर्चुअस साइकिल। ये क्यों है? एक मॉडल है। मान लीजिए आज के डेट में कोई भी स्कूल आपने कहा कि 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए। स्कूल बंद करने की तैयारी कैसे हुई? स्कूल बंद करने की तैयारी ऐसे हुई कि पहले शिक्षकों की भर्ती बंद की गई। शिक्षकों की भर्ती बंद हो जाएगी, आम लोगों की राय बन जाएगी कि भाई सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई ही नहीं होता है, तो सरकारी स्कूल बंद कर दो या खुला रखो, आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक नोटिफिकेशन आएगा, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और कुकुर मुत्ते की तरह सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे। उसके मालिक कौन होंगे? उसके मालिक होंगे उसके मालिक तो भाजपा के मंत्री। आम लोगों की औकात तो है नहीं कि 10 करोड़ लगा के स्कूल खोल लें। उसी तरह से बैंक में पहले भर्ती मत करो, प्राइवेट बैंक जी, और जो है जी कुछ लोगों और जो लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो सब लोग हैं, वो अपना डिपेंडेंट हो जाए 5 किलो अनाज पर। इनके आगे जी बिल्कुल करने वाला, ताकि इनके मोटरसाइकिल पर करके नेता का जयकारा लगाने वाला कोई हो, ये इनका डिजाइन है और इस डिजाइन को सफलतापूर्वक 10 साल से कर रहे हैं। इसलिए इनको रोजगार पैदा करने की क्या जरूरत? रोजगार पैदा करने की क्या जरूरत है प्रशांत कमल जी? जब हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 बना प्रदेश, उसके बावजूद हरियाणा में जो है बीजेपी को अप्रत्याशित, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, तमाम विश्लेषकों की जो है समीक्षा वो धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई, उसके बावजूद हरियाणा में बीजेपी और हरियाणा का युवा जो है उसने भी बीजेपी को खुले मन से जो है अगर वोट किया है, तो सवाल उठता है कि ये जो छात्रों का आक्रोश है सिर्फ नौकरियों के समय क्यों दिखता है और सरकारों के चयन के समय नहीं दिखता क्या? हालांकि इसके तय तक जाएंगे तभी सच्चाई का पता चल सकेगा, लेकिन ये सवाल और शंकाएं पैदा होती हैं इसके बाद। हरी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष क्या पॉलिटिक्स कर रहा है? क्योंकि प्रदेश में तो उपचुनाव भी है, विपक्ष पर उकसाने का आरोप छात्रों को। जी, तो ये बहुत आसान आरोप होता है कि आप अपनी कमियां जो है वो विपक्ष के माथे पर रख दो या किसी दूसरे के माथे पर रख दो।
आपने अभी हरियाणा का जिक्र किया, उसकी आप ही की एक पंक्ति है उसमें कि अगर ये ऐसा है तो वहां के रिजल्ट के लिए आपने अगर लगा दिया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं समथिंग इज बिहाइंड दैट। तो वो क्या है कि अगर एक बोतल में मैं जिन को बंद कर सकता हूं, मैं पूरी दुनिया को एक बोतल में बंद कर सकता हूं, अगर मैं एक शब्द का प्रयोग कर लूं, अगर ऐसा होता तो मैं इस दुनिया को पूरी बोतल में बंद कर लेता। हरियाणा के चुनाव हुए और हरियाणा में जो असंतोष था वो साफ तौर पर दिखाई देता था। वो वहां से जो मीडिया रिपोर्ट्स थी, जो और दूसरे राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी टीम थी, या सर्वे एजेंसियां थी, वो सबको अपना दिखाई देता था, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हुआ जी। वो सरकार नहीं बनी। वोटों में तो देखिए ऐसा है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वहां 1% से भी कम का वोटिंग का अंतर रहा है हरियाणा में। तो वो एक अलग है। मतगणना का पर क्या रिजल्ट आता है, चुनाव में परिणाम क्या आते हैं, ये एक अलग मुद्दा है, अलग बहस का विषय है, इसका इससे ताल्लुक नहीं है जी। लेकिन ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश की बात करें या जहां भी डबल इंजन की सरकारें हैं वहां बात करें, तो रोजगार को लेकर ये निश्चित तौर पर गंभीर नहीं है, ये चाहते नहीं है। देखिए अभी हमारे साथी वक्ता ने कहा कि अभी इन्होंने बोला, मैं एक मिनट, इनकी पंक्ति अचानक मेरे स्लिप हो गई है, मैं छोड़ता हूं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ हरी सर, छोटा सा ब्रेक लूंगी और उसके बाद जब आएंगे वापस ब्रेक से तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वो पंक्ति जो है दोबारा से स्मरण हो जाए और फिर चर्चा को आगे बढ़ाए। स्ट्रेट टॉक के जरिए समझने की कोशिश करें कि योगी सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2 साल से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जब भी भर्ती परीक्षाओं की बारी आती है या तो पेपर लीक हो जाते हैं या इसी तरह का कुछ जो विवाद उठ खड़ा होता है और फिर परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। दोबारा कब आयोजित होगा, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ रहता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप। और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में और छात्र लगातार गुस्सा हैं कि यहाँ पर जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें उसके आयोजन में जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का वो लगातार असफल रह रहा है और 2 सालों से रह रहा है। और इसके साथ ही जो कुछ नई तकनीक का इसमें जो है इसको जोड़ दिया जा रहा है उसका भी विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ हरि जोशी जी और प्रशांत कमल लगातार जुड़े हुए हैं। हरि जोशी सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो स्मरण आ गया होगा जिस पर आप अपनी टिप्पणी जोड़ना चाहते थे, तो कृपया हमारे दर्शकों के सामने अपनी बात पूरी रखें जी। देखिए, मैं इसे इस तरह से बताता हूं नॉर्मलाइजेशन को कि 2022 में यही एग्जाम कंडक्ट किया गया था, लेकिन पेपर लीक हुआ, ये रद्द हो गया जी। और लेकिन दूसरी बार जब ये एग्जाम हो रहा है सेम नियुक्तियों के लिए, तो उसका प्रारूप बदल दिया गया, उसे 2 पालियों में कर दिया गया। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को, वो समझना चाहिए। बहुत सारे केंद्र जो हैं उनके गृह नगर से दूर होते हैं जी। अगर वो वैसे शाम तक परीक्षा देने के लिए आते हैं तो उनकी जेब पर बोझ कम पड़ता है, और अगर उन्हें वहां 2 दिन रुकना पड़ेगा तो उनकी जेब पर जो वजन पड़ेगा वहां रुकने का और दूसरे खर्चे जो होंगे वो बढ़ जाते हैं। एक तो बेरोजगार छात्र हैं, उन्हें रोजगार चाहिए, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आए हुए हैं, तो उनका वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस बात को सरकार से मतलब नहीं है, सरकार बल्कि सारी फीस जो है वो उनसे ले लेती है। पहली बात तो किसी भी बेरोजगार से परीक्षा शुल्क के नाम पर कुछ लिया नहीं जाना चाहिए जी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मैं कहता हूं आप पूरी के पूरे शिक्षा के ढांचे का और रोजगार के ढांचे का कमर्शलाइजेशन कर देंगे तो कैसे होगा जी। आप एक जगह नहीं, आप हर जगह, वो एमबीबीएस के भी पेपर लीक होते हैं, इंजीनियरिंग के भी पेपर लीक होते हैं। आपने सैनिकों को अग्निवीर बना दिया। अब 4 साल बाद 5 साल बाद जब वो वहां से आएंगे, जिस भी पीरियड से वो वहां से आएंगे, तो वो पूरी तरह ट्रेंड होंगे, वो आर्म्स चलने की ट्रेनिंग लेकर आए होंगे, वो एक तरीके से कमांडो होंगे जी, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जब बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे। अभी बहुत पिछले दिनों हमने खबरें पढ़ी हैं
अग्निवीर की ट्रेनिंग से बीच में कुछ है, वो लौट कर आया तो वो डकैती में पकड़ा गया है, लूट में पकड़ा गया। तो इस तरह की खबरें हैं। तो वो क्या करेंगे? क्या क्या एक कोई निजी सेना की भी तैयारी हो रही है कि वहां ट्रेनिंग दिलवा दो, फिर फलाने कॉर्पोरेट की एक निजी सेना बनवा देंगे? जी, तो इस तरह ये कुछ सारे जो सवाल चिंताएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये चिंताएं बनी हुई है। प्रशांत जी, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूँ। 3 दिन हो गए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ छात्रों का प्रदर्शन उग्र भी होता जा रहा था। अब मैं ये समझना चाह रही हूँ, कुछ छात्रों की बात मैंने सुनी, वो उनका आरोप था कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उनकी चिंताओं और मांगों पर जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको कुचलने की भी कोशिश सिविल ड्रेस में जो है जो छात्राएं हैं जो प्रोटेस्ट कर रही थी उनको भी अलग ले जाकर जो है उनको धमकाने की कोशिश की गई पुलिस कर्मियों के तरफ से सिविल ड्रेस में। क्या आप तक भी इस तरह की कोई सूचना है कि इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश प्रशासन की तरफ से हुई, लेकिन क्योंकि छात्र अड़े रहे कि हम नहीं हटेंगे, हम रहेंगे डटे, और इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा? तो ये इंटेंशंस क्या दिखाता है कि जो आयोग ने फैसला कर लिया था, आयोग अड़ा हुआ था कि वो 2 शिफ्ट हो या फिर कई शिफ्ट में ही परीक्षाएं आयोजित करेगा, तो अब जो समिति बनाने का फैसला लिया गया है, इस समिति के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? और पहले मेरे सवाल का भी मैं आपसे उत्तर समझना चाहती हूं कि क्या प्रदर्शन को दबाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई? देखिए, ये जो भाजपा सरकार है, इसकी एक खास बात मैं आपको बताऊं कि इसके हर कदम का एक टेम्पलेट बना हुआ है। आप कहेंगे तो मैं हर कदम का टेम्पलेट आपको, ये जो आंदोलनों से डील करने का, प्रोटेस्ट करने का के डील का टेम्पलेट क्या है मैं बताता हूं। जो शुरुआती बातचीत में हम रख रहे थे, लेकिन वो शायद आवाज ठीक से, पहली कोशिश जब ये करते हैं, कोई भी सवाल उठता है तो पहली कोशिश इनकी ये रहती है कि उस आंदोलन को डीलेजिटिमाइज कर दिया जाए। वो अगर मान लीजिए छात्र हैं तो ये बोल देंगे कि अरे ये तो सपा के आदमी है, ये तो कांग्रेस के आदमी है। अगर वो किसान है तो कह देंगे असली किसान तो धान बो रहा है, ये तो खालिस्तानी है। तो ये पहले डीलेजिटिमाइज करते हैं, उससे बात नहीं बनती है। तो दूसरी बात ये कहते हैं कि उस पर ब्रूटल रिप्रेशन करते हैं, एकदम ज्यादा बल प्रयोग करते हैं, नहीं है उतना बल प्रयोग करते हैं। और उससे भी अगर बात नहीं बनती है तो तीसरी बार में ये आते हैं और कह देते हैं जी आप कर दो तब। तो ये एकदम देखिए, किसी भी आंदोलन में यही पैटर्न फॉलो होता है। इस आंदोलन में भी यही हुआ। ये 4 दिन से छात्र, चौथा दिन है आज, जमे हुए, इन्होंने खूब लाठियां बरसाई और उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ, कई लोगों को जेल भेजा इन्होंने, FIR किए गए हैं। और आज तो हद ही हो गई। आज ये हुआ सुबह की बैरिकेड के अंदर जब कम बच्चे थे तो उस समय कई लोग जो है सिविल ड्रेस में आ गए और उनको जो है खींचातानी, धक्का मुक्की करने लगे और बसों में भरने लग गए। सरकार को आज ये जवाब देना चाहिए, ये सिविल ड्रेस में आए हुए लोग कौन है? अगर वो पुलिस है तो सिविल ड्रेस में आने की क्या जरूरत है? अगर वो पुलिस नहीं है तो क्या भाजपा ने गुंडे भेजे थे? ये बताना चाहिए उनको। क्या अपने छात्रों के साथ, अपने युवाओं के साथ आप ऐसी बदसलूकी करेंगे? एक खबर ये आई है कि एक दिव्यांग छात्रा है, उसका बैसाखी ले लिया। क्या आप इतनी असंवेदनशीलता पर उतर आएंगे? ये कौन लोग हैं? ये क्या पाकिस्तान से लोग आए हैं या कहां से लोग आए हैं? ये उत्तर प्रदेश के वो युवा हैं जिन्होंने वोट देकर आपको गद्दी पर भिजवाया है, और आपको इतना अहंकार है कि आप इन्हीं को अपने बूटों से कुचल रहे हैं। तो जो है ये इनके इंटेंशन पर तो 100% शक है। इनका इंटेंशन ऐसा नहीं है कि इनको समझ में नहीं आता है, ये सब जानते हैं। ये जानबूझकर ऐसा करते हैं, ये समय टालते हैं और ताकि इनको नौकरियां न देना पड़े। और नौकरियां देंगे तो इनके भीड़ का हिस्सा कौन बनेगा? इनका बजट अपने प्रचार पे खर्चा होगा। इनकी नीयत साफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी प्रशांत जी, ये जैसे हरीश सर ने यहाँ पर बात रखी कि ये जो नौकरियां निकाली गई थी, जिनकी परीक्षाएं आयोजित करवानी थी, ये 2 सालों से लगातार आयोग इन नौकरियों की जो परीक्षा है इसको कराने में असफल रहा है। क्या ये लग रहा है कि अगर कोई भी लोक सेवा आयोग इस तरीके की असफलता दिखाता है तो फिर आयोग के अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इस तरह की मांग जो छात्र कर रहे हैं, इस पर सरकार ने कोई जो है अपना रुख साफ किया है?
नहीं, देखिए, एक तो बहुत बात यह है कि हम लोग हमेशा जो है तात्कालिक चीजों पे बहस करते हैं, जिसका परिणाम कुछ न कुछ आता है। और लेकिन ये जो समस्या है ये डीप रूटेड है, ये तात्कालिक समस्या है ही नहीं। असली समस्या ये है कि भाई युवाओं के मसले को लेकर के ये गंभीर एक लाइन की बात जी। कि युवाओं के मसले को लेकर, रोजगार के मसले को लेकर केंद्र सरकार और योगी जी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। नहीं तो आप बताइए, कोई भी एक संवेदनशील इंसान जिसका दिमाग ठीक से काम कर रहा हो, वो ये मानने के लिए तैयार होगा कि एक राज्य ये चाह रहा है कि हम एग्जाम करा लें और बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। राज्य क्या इतना अक्षम है? जी। हमारा देश इतना अक्षम नहीं है। हमारे देश का कोई राज्य इतना अक्षम नहीं है। बिना सरकारी सह के मैं कितनी लेकिन बार आपके प्रशांत जी, कुछ एजेंसियों को ये ठेका दिया जाता है। प्रशांत जी, कुछ एजेंसियों को ये ठेका दिया जाता है परीक्षा आयोजित करने के लिए। प्रशांत जी, कुछ एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाती है इस तरह की परीक्षाओं के आयोजन के लिए। क्या उन एजेंसियों पर ये सवाल है या फिर लोक सेवा आयोग पूरे के पूरे आयोग पर सवाल है? देखिए, ये सरकार पर सवाल है, आयोग पर भी सवाल नहीं है। जी। पर सवाल है। एजेंसी भी छोटी चीज है। मैं कहता हूं कि वैसे तो सारे काम किसी न किसी को दिया जाता है। जी। अब योगी जी तो लाठी लेकर के आएंगे नहीं परीक्षा लेने के लिए, उसका एक सिस्टम है। जी। हर ऐसे ही काम होता है, कोई अनोखा उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। हर जगह एजेंसियां ही काम करती हैं। सड़क बनाना है एजेंसी करेगी, परीक्षा लेना है एजेंसी करेगी, सबके लिए एजेंसी होता है, सबके लिए डिपार्टमेंट होते हैं। मैं कहता हूं कि आज अगर मेरा तो ये मानना है कि जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी काम होता है, अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी होगी? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी, जो कि इस वक्त चुनावी रैलियों को संबोधित करने में लगे हैं और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे भी दिए जा रहे हैं। लेकिन छात्रों को एकजुट करने की भी जिम्मेदारी जो है योगी सरकार की है। उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन ये सरकारी नौकरी 2 सालों से परीक्षा तक आयोजित नहीं हो पा रही है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी परीक्षा आयोजित करवाने में टाल मटोल का रवैया दिखता है। और अब 2 पालियों या फिर कई पालियों में जो परीक्षा आयोजित कराने की बात, जिससे नाराज होकर छात्रों ने अब मोर्चा खोल दिया। सरकार झुकी है, लेकिन कितनी झुकी है ये वक्त बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और उत्तर प्रदेश में छात्रों का गुस्सा, योगी सरकार झुक गई छात्रों के गुस्से के आगे। लेकिन क्या छात्रों को अब ये जो भर्ती परीक्षा है इसकी जल्द तारीख दी जाएगी? अधिसूचना कब जारी की जाएगी? और जो नॉर्मलाइजेशन का सवाल है वो ज्यों का त्यों खड़ा है, इस पर सरकार का रुख स्पष्ट क्यों नहीं है, पारदर्शिता क्यों नहीं है, ये सवाल बना हुआ है। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरि जोशी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, बातचीत आपके साथ ही आगे थोड़ा सा इस मसले को और मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों तक पहुंचाया जाए कि आखिर ये जो जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, तब से लगातार हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो छात्र है वो नाराज ही है। लेकिन इसके बावजूद किसी तरह का परिवर्तन जो है हमने नहीं देखा है। लगातार छात्र गुस्सा भी दिखा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ इन छात्रों का आकर्षण भी नहीं है। विपक्ष से आप कितनी अपेक्षा रखते हैं, खास करके यूपी में? क्योंकि युवा नेता अखिलेश यादव भी, युवा नेता राहुल गांधी भी और मायावती तक ने भी टिप्पणी की है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि वो छात्रों के साथ न्याय करे। प्रशांत जी। नहीं, देखिए, ये इसमें तो थोड़ा अगर विश्लेषण थोड़ा ठीक से करना चाहिए। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की को सीटें मिल रही हैं। इससे आक्रोश कुछ तो दिखा ही है। देखिए, ये वोट का जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। वो आप भी समझते हैं कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि किसी एक चीज से उसके जो है किसी निचोड़ पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे समस्या एक लार्जर है। मैं आपको पिछले 8 साल के अनुभव से, 7 साल के अनुभव से बता सकता हूँ। आप जैसा जानती हैं कि रोजगार के मसले को लेकर के जो युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष अनुपम जी हैं, उसके नेतृत्व में हमने पूरे बिहार के सभी जिलों में यात्राएं की। उत्तर प्रदेश के कई सारे जगह पे हमने रोजगार महापंचायत किया सबका, और मध्य प्रदेश और अलग अलग हिंदी पट्टी के लगभग सभी राज्यों में
हमारे साथी, हमारे उत्तराखंड संगठन से, के लोग छत्तीसगढ़ से, सब जगह से ऐसी तस्वीरें आई जी। आई हैं। तो वहां पे मैं एक बात पूरे दावे से कर सकता हूं कि छात्रों में गहरा आक्रोश है, छात्रों में गहरा असंतोष है, और एक ना एक दिन ये, अब कोई छोटी सी बात होती है तो निकल कर आता है। मैं आपको आज कह रहा हूं कि जो रोजगार का भीषण संकट है आज, वो ऐतिहासिक है। छात्रों में गुस्सा जो है वो ऐतिहासिक है, और अभी आने वाले 5 साल के बारे में मैं दुख से कह रहा हूं कि ये संकट और गहराने वाला है। पूरे दुनिया के अर्थशास्त्री, पूरे दुनिया के अर्थशास्त्री, बड़े बड़े कंपनियों के जो सीईओ हैं, वो सब कह रहे हैं कि अगले 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के कारण रोजगार संकट और गहराने वाला है। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उसके बारे में कोई सकारात्मक दृष्टि न रख करके ऐसे वाहियात और फिजूल बहस में जुटे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो है विभाजक नारे लगा रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और जो है तुम्हारी बेटी ले जाएंगे, माटी ले जाएंगे। मुख्यमंत्री जो है बटेंगे कटेंगे में लगा हुआ है। ये देश का दुर्भाग्य है। आज रोजगार के संकट को लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव सकारात्मक बहस की जरूरत है। इसको लेकर के अगर हम नहीं जगेंगे तो एक गंभीर संकट का सामना हम लोग करने वाले हैं, और एक भीषण संकट हमारे देश के सामने मुंह बाए खड़ी है। लेकिन प्रशांत जी, आप कह रहे हैं कि युवा एकजुट है, युवा का जो आक्रोश है ये भी एकजुट है, तो इस आक्रोश को क्या आप देख रहे हैं कि किसी तरह का प्लेटफॉर्म मिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए प्लेटफॉर्म, आज तो देखिए एक छोटी सी बात हुई, 20,000 लोग सड़क पर आ गए। तो वो दिन दूर नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए कि कल को एक छोटी सी घटना हो और विजय चौक पे 5 लाख युवा जमा हो जाए। इसमें मुझे तो और हमारे जो भी साथी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको कोई भी इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि ये कैसे हो गया जी। ये उन लोगों बैठे हुए सिर्फ देखते हैं। आज लोगों को लग रहा होगा ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है। अरे ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा, ये रोजगार का मुद्दा है। ये गहरा असंतोष रोजगार को लेकर के है। ये बहुत दिनों से ये जो है सिमरिंग एंगर है, जो एक्यूमुलेट हो रहा है। कल को विजय चौक पे 5 लाख जो है युवा जमा हो जाएंगे, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा इस बात जी। साथ ही मैं प्रशांत जी ये भी समझना चाहती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन जो है ये योग्यता के मूल्यांकन का कितना सामान्यीकरण है। जब बात योग्यता की आती है, खास करके जो विभिन्न पद हैं उस पर किसी योग्य उम्मीदवार को जो है जगह दी जाती है या फिर भर्ती की जाती है, ये योग्यता के साथ कितना बड़ा समझौता? देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल ही वाहियात चीज है। इस पे तो बहुत टाइम भी हम लोगों को नहीं देना चाहिए। जैसे आप क्रिकेट अगर देखते हैं तो डकवर्थ लुईस फॉर्मूला सुना होगा ना, तो जो डकवर्थ लुईस फॉर्मूला क्रिकेट में है, किसी को आज तक समझ में आया? उसी तरह नॉर्मलाइजेशन है। अरे भैया, सामान्य सी बात है कि आप 5 पेपर दोगे, उसका 5 डिफिकल्टी लेवल रहेगा। आप कौन होते हैं तय करने वाला कि कौन सा क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैसा है? बताइए, इसका कोई क्वेश्चन कठिन है या आसान है? इसका कोई यंत्र है? इसका कोई फॉर्मूला है? अगर इसका प्रशांत जी, क्या उस पद के साथ भी कोई समझौता हो रहा है? उस सरकारी संस्थान के पद के साथ भी, उस पद की जो काबिलियत है उसके साथ भी ये बड़ा समझौता है? बिल्कुल समझौता है, बिल्कुल समझौता है, उसमें कोई शक ही नहीं है। वो एकदम विम्स एंड फैंसीज पे चल रहा है। वो तो बस ये समझिए बैकडोर के एंट्री का एक बहाना है कि ये जो घोटाले करते हैं, जो अपने लोगों को घुसाने की जो तरकीब है, उसके लिए कोई चीज ओपेक रहेगा तभी तो आप घुसाएंगे जी। तो उसका बहाना है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। बच्चा जान रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रशांत जी आपका भी, और हरि जी आपका भी, कि आपने समय निकाला स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ये जो कार्यशैली है, खास करके परीक्षा के आयोजन को लेकर, परीक्षा का जो पेपर है उसके लीक हो जाने के बाद कितनी सख्ताई से जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करती हुई योगी सरकार दिखती है। छात्र इतने गुस्से में आ गए और अब जाकर आयोग को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को झुकना पड़ा है। ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भारत का युवा धन रोजगार के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, उसे धमकाया भी जा रहा है सिविल ड्रेस में, पुलिस के जरिए, और इसके बावजूद
कहा जाता है कि एक समिति का गठन होगा और जल्द ही नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा। परीक्षा की तिथि अभी भी पता नहीं है। 2 सालों से लगातार टालमटोल और अब फिर से टालमटोल। एक बड़ा प्रश्न, डबल इंजन की सरकार क्या युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है? इसी के साथ आपको छोड़ दिए जाते हैं। फीडबैक अवश्य भेजें info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देते रहिए जस्ट टीवी का साथ। नमस्कार।